इंडियन रेडार नेटवर्क में आखिर क्या प्रॉब्लम थी कि अपने ही हेलीकॉप्टर को आइडेंटिफाई न कर पाए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से नेस्टैप के अंडर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसका पर्पज ही कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पर काम करना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में पहलगाम इंसिडेंट के बाद इंडो पाक टेंशन्स फिर से बढ़ चुकी हैं, क्योंकि हमेशा की तरह इंडिया में कोई भी इंसिडेंट होता है तो जिम्मेदार पाकिस्तान है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तानी मिलिट्री हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर इंडिया की तरफ से कोई भी मिस एडवेंचर किया गया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। माहौल बिल्कुल 2019 के पुलवामा इंसिडेंट की तरह बन चुका है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया 2019 के एयर स्ट्राइक की तरह ही कोई मिस एडवेंचर करता है तो क्या पाकिस्तान एयरफोर्स 2025 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को रिपीट कर सकती है? जो माहौल इंडो पाक रीजन में बन चुका है उस हवाले से ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की कामयाबी के पीछे डिसाइडिंग फैक्टर क्या थे और 2025 में हमारी वो कैपेबिलिटी इंडिया के मुकाबले में कहां पे स्टैंड करती है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में कामयाबी के पीछे दो अहम फैक्टर थे। एक तो पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में इंडियन एयरफोर्स पर एज था और दूसरा एस्पेक्ट था फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने DA-20 फाल्कन एयरक्राफ्ट यूज़ किया। ये एयरक्राफ्ट ना सिर्फ कम्युनिकेशन जैमिंग का काम कर रहा था बल्कि रडार स्पूफिंग में भी इन्वॉल्व था। MiG-21 की जैसे ही कम्युनिकेशन जैम हुई, इसकी बैटलफील्ड अवेयरनेस खत्म हो गई। आपको याद होगा 2019 में इंडियन मिलिट्री ने अपना ही एक हेलीकॉप्टर शॉट डाउन कर दिया था। कैसे मुमकिन है कि आप अपना ही एसेट मार गिराओ और पहचान भी ना पाओ कि ये कोई फाइटर जेट नहीं बल्कि एक हेलीकॉप्टर है। इंडियन रेडार नेटवर्क में आखिर क्या प्रॉब्लम थी कि अपने ही हेलीकॉप्टर को आइडेंटिफाई ना कर पाए? दोस्तों, DA-20 फाल्कन एनिमी रेडार्स के सिग्नल को इंटरसेप्ट करता है और वापस इनको फॉल्स सिग्नल्स भेजता है, जिससे एनिमी रेडार्स के लिए टारगेट आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है। इसको बोलते हैं रेडार स्पूफिंग। यही वजह थी कि इंडियन रेडार नेटवर्क रियल टारगेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और पैनिक में अपने ही एसेट को मार गिराया। यहाँ पे एक चीज नोट कर लो, आगे चल के काम आएगी। DA-20 फाल्कन एक फेस्ड एरे जैमर है, यानी ये एनिमी रेडार्स के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करता है, रेडार की पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है और उस डायरेक्शन में फॉल्स सिग्नल भेजता है। लेकिन अगर एनिमी रेडार के सिग्नल्स अनप्रिडिक्टेबल हों, यानी बार बार अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर लें, इस सूरत में एक फेस्ड एरे जैमर के लिए रिस्पॉन्ड करना मुश्किल हो जाता है। ये पॉइंट जहन में रखिएगा। स्विफ्ट रिटॉर्ट में कामयाबी का दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर था फर्स्ट शॉट एज। 2019 में जब पाकिस्तान एयरफोर्स का इंडियन एयरफोर्स से सामना हुआ तो इंडिया का रैप्टर ऑफ ईस्ट यानी SU-30 MKI एयरबोर्न था। SU-30 को सिर्फ एक काम करना था, F-16 का मुकाबला। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि SU-30 को R-77 BVR मिसाइल से इक्विप किया गया था, जो पाकिस्तानी F-16 के AIM-120C5 BVR मिसाइल से रेंज में कम था। F-16 ने देखते ही SU-30 पर मिसाइल फायर कर दिए। इस फर्स्ट शॉट एज की वजह से इंडियन एयरफोर्स का टॉप नॉच फाइटर BVR मिसाइलों से बचने के सिवा कुछ नहीं कर पाया और पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर्स ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद सेफली वापस आ गए। तो क्या 2025 में भी हमारे पास ये दोनों कैपेबिलिटीज हैं जिससे हम इंडियन एयरफोर्स को डोमिनेट कर पाए? दोस्तों, हमारे पास तो ये कैपेबिलिटीज हैं और इनको हमने अपग्रेड भी किया है, लेकिन इंडिया ने अपने रेडार नेटवर्क को सिग्निफिकेंटली अपग्रेड किया है। इनके रेडार नेटवर्क में एक LPI कैपेबिलिटी इंट्रोड्यूस करवाई गई है। LPI से मुराद है लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्शन। LPI कैपेबिलिटी से होता यह है कि आपकी रेडार एक ही फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट नहीं करती बल्कि स्पेक्ट्रम की तमाम फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट करती है, जिससे एक तो इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है और दूसरा इसके सिग्नल्स डिकोड नहीं हो पाते। LPI रेडार्स को काउंटर करने के लिए फेस्ड एरे जैमर्स के साथ SDR और कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी चाहिए। कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए आप एनिमी रेडार का फ्रीक्वेंसी पैटर्न रिकॉर्ड करके अकॉर्डिंगली फॉल्स सिग्नल जनरेट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR कैपेबिलिटी से आप एनिमी रेडार और कम्युनिकेशन सिग्नल्स को डिकोड कर सकते हो, जिससे रेडार स्पूफिंग ईजी हो जाती है।
पाकिस्तान एयरफोर्स ने सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से नेस्टैप के अंडर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसका पर्पज ही कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पर काम करना था। पहलगाम इंसिडेंट के चलते अगर कोई स्टैंड ऑफ होता है तो CEW यानी कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जहां पे एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगी और होपफुली इस डोमेन में पाकिस्तान एयरफोर्स अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि गिट्स की जानब से रिबाद इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसके फीचर्स में क्लियरली मेंशन है कि ये LPI रेडार्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन क्या ये कैपेबिलिटी ऑपरेशनल हो चुकी है, इस बारे में अभी के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान एयरफोर्स का 2019 में दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर था फर्स्ट शॉट एज, लेकिन राफेल के साथ जो मेटियोर मिसाइल आई है उसकी वजह से हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट एज नहीं रहा। PL-15 जहां 145 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है, वहीं मेटियोर 150 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। साथ में इंडियन मिलिट्री ने S-400 लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किए। इनकी वजह से भी हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल ही चेंज होने वाली हैं। हो सकता है अब आपको एयर स्ट्राइक के साथ ग्राउंड से ड्रोन या रॉकेट स्ट्राइक भी देखने को मिले, क्योंकि इतने सारे एडवांस सिस्टम्स के खिलाफ अकेली एयरफोर्स के साथ जाओगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो दोस्तों, हमारी फाइनल कंक्लूजन ये है कि 2019 की निस्बत इंडियन मिलिट्री के पास ज़्यादा हाईटेक वेपनरी है और इस सिचुएशन में 2019 वाला स्विफ्ट रिटॉर्ट नहीं चलेगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हमें करना पड़ेंगी। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि इंडिया की इनिशियल स्ट्राइक किस नेचर की होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। चैनल को कर लो सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।